नमस्ते। अभी तक आपने इस एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड मॉड्यूल में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी, ठीक है? इस मॉड्यूल के अब हम अंतिम चरण में हैं और आज हम इसका आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएँगे कि कितनी प्रकार की स्कैनिंग टेक्निक्स होती हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। अगर कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर मोबाइल का एप्लीकेशन हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, उसको स्कैन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ बात करेंगे और ये इस मॉड्यूल का आखिरी लेक्चर है। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो हमारा एजेंडा है वो हमारा रिलेटेड है सिक्योरिटी स्कैनिंग एंड टेस्टिंग, यानी कितने तरीके होते हैं हमारे स्कैनिंग के और टेस्टिंग के। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड है। जैसे पहली आपकी है स्टैटिक सॉरी स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, देन दूसरी है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, देन तीसरी है इंटरैक्टिव एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, चौथी है रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, पांचवी है मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज अ सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। तो ये कुछ हमारी टेक्निक्स हैं जो भी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी में यूज करी जाती हैं। और पीछे आपने इस मॉड्यूल में जितने भी लेक्चर्स पढ़े होंगे उसमें जो भी टूल्स आपने यूज किए होंगे या जो भी आपने वहां पे स्कैनिंग का तरीका यूज किया होगा वो किसी ना किसी इसी कैटेगरी में आपके दिखाई देगा। अभी जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं कुछ टूल्स के बारे में इसमें जिक्र करूंगा, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने हाँ पिछले कुछ लेक्चर्स में इस टूल के बारे में पढ़ा है, तो यानी वो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैंने आपको इस मॉड्यूल के पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है और एक होती है सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो मैंने सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपको बताया था कि डे फर्स्ट से जिस दिन से हम क्या नाम है रिक्वायरमेंट वाला जो पार्ट होता है वहां से शुरुआत करते हैं, यानी जब हम कंपनी से पूछते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर जो बनवाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सिक्योरिटी के कंसर्न जो हमारे हैं वो वहीं से शुरू हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट आती है, देन उसके बाद एनालिसिस होती है, देन उसके बाद डिजाइन बनती है, देन डेवलपमेंट होता है, देन डिप्लॉयमेंट होता है, देन उसके बाद मेंटेनेंस होता है। तो हर स्टेज में हमारे पास सिक्योरिटी के कंसर्न जो है वो शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं। तो जैसा देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टेक्निक्स लिखी गई हैं, देन नीचे कुछ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस बताए गए हैं कि अगर हम डेवलपमेंट फेज में है तो वहाँ पे हमारी स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है, वहाँ पे हमारी सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस भी होती है। जब हम इंटीग्रेशन में आते हैं तो भी वहाँ पे हमारे पास एससीए टेक्निक यूज की जाती है। देन जब हम एक्सेप्टेंस स्टेज में आते हैं तो वहाँ पे सैस्ट हो गया, डैस्ट हो गया और मैस्ट हो गया, ये सारी टेक्निक यूज करी जाती है। देन जब हम प्री प्रोडक्शन स्टेज में आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये चार डिफरेंट डिफरेंट जो कहते हैं सिक्योरिटी टेक्निक है या स्कैनिंग टेक्निक्स है वो यूज करी जाती है। जब प्रोडक्शन हमारा हो जाता है तो वहाँ पे रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन यूज किया जाता है। तो हर फेज में हमारे पास जो भी टेस्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होती है। नाउ अब हम सबसे पहली टेक्निक के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो जैसा इसका नाम आपको बता रहा है स्टैटिक, स्टैटिक का आपने मतलब कई जगह सुना होगा। ठीक है, आपने जब मैलवेयर वाला फेस पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने स्टैटिक एनालिसिस या डायनामिक एनालिसिस सुनी होगी, या फिर जब आपने इस एप्लीकेशन सिक्योरिटी मॉड्यूल में कहीं पे स्कैनिंग के बारे में सुना होगा तो वहां पे भी स्टैटिक और डायनामिक सुना होगा। तो बेसिकली स्टैटिक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसपे हमने काम किया है, यानी उसमें कुछ कोड होगा, चाहे वो पीएचपी पे लिखा गया हो, चाहे वो पाइथन पे लिखा गया हो, या जावा पे लिखा गया हो, या वो डॉटनेट पे लिखा गया, किसी भी लैंग्वेज में वो लिखा गया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जस्ट जो हमारा कोड है उस कोड को हम रिव्यू करते हैं, उस कोड को हम पढ़ते हैं और पढ़ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोड में कोई कमी तो नहीं छूट गई है या फिर कोई कोड में वीकनेस तो नहीं है। यानी SAS टूल यूज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच। तो व्हाइट बॉक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरीके की टेस्टिंग होती है बेसिकली। ठीक है, अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है व्हाइट बॉक्स और एक होती है ब्लैक बॉक्स। ठीक है,
व्हाइट बॉक्स में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके इंटरनल कोड की आपको नॉलेज होती है, यानी उसके बारे में आपको पता होता है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, आपको इंटरनल कोड के बारे में नहीं पता होता है, जस्ट आप कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें जो भी इनपुट देना है इनपुट देते हैं, और जो आउटपुट मिलता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि वो जो कोड हमारा है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एनालिसिस कैसी है, स्टैटिक है, यानी कोड की नॉलेज हमको होगी तभी हम स्टैटिक उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। तो इट मीन्स ये कौन सी अप्रोच है, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच है। ठीक है, इन विच टेस्टर इंस्पेक्ट द इनर वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो कोड के बारे में पढ़ता है, समझता है, यानी जो भी उसकी इंटरनल वर्किंग है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देन सेस्ट इंस्पेक्ट स्टैटिक सोर्स कोड, यानी जो भी सोर्स कोड है उसको यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। Static testing tool can be applied to non-compiled code to find issues like syntax error, math errors, input validation issues, invalid or insecure differences. They can also run on compiled code using a binary and bytecode analyzer. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है compile and non-compile। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी कोड लिखा, तो कोड को बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि मशीन ये भाषा को नहीं समझता है और मशीन की भाषा को हम नहीं समझते हैं। तो मशीन को कैसे अपनी भाषा में चीजें समझाई जाए, तो हम करते क्या है कि कोड को अपनी भाषा में लिखते हैं, चाहे वो आपकी पाइथन हो या सी हो या C++ हो या जावा हो, तो हमेशा हम अपनी भाषा में कोड को लिखते हैं और फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, यानी जिस भाषा को मशीन समझती है उस भाषा में उसको हम बदल देते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है, जो ये कन्वर्जन का काम है, जो हमारी भाषा से मशीन की भाषा में जो कन्वर्जन है, ये कौन करेगा, तो इसको करता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या है, जो भी कोड हमने अपनी भाषा में लिखा है उसको मशीन की भाषा में बदल देना है, क्योंकि मशीन हमारी भाषा को नहीं समझती है। ठीक है, तो यानी ये जो स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग है ये दोनों पे काम करती है, यानी ये जो हमारे पास नॉन कंपाइल्ड कोड है, यानी जो हमने अपनी भाषा में कोड लिखा हुआ है, तो वो हमारा नॉन कंपाइल्ड कोड होता है। तो ये टेक्निक हमारी उस पर भी काम करती है, और जो हमारा क्या नाम है कंपाइल्ड कोड है, यानी जो मशीन कोड है जिसको हमने कंपाइल कर दिया है, ये उसको भी समझती है, उसको भी अप्लाई होती है। ठीक है, आपको दो टर्म समझ में आ गए, पहला क्या है कंपाइल्ड कोड और दूसरा है नॉन कंपाइल्ड कोड। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है कि जो हमारी भाषा में लिखा हुआ कोड है उसको बोलते हैं हम नॉन कंपाइल्ड कोड, और जो हम मशीन भाषा में उसको जब बदल देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपाइल्ड कोड। अब यहाँ पे कुछ नीचे टूल्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से टूल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं जो स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे Fortify हो गया, चेकमार्क्स हो गया, वीरा कोड हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, ठीक है, तो सोनार क्यूब हो गया। तो ये सारे टूल्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, इसके आगे और भी टूल्स हैं हमारे पास। ये कुछ टूल्स हैं जो हमारे स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है और जानने की तो आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जस्ट आपको ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, और वहां पे लिखना है आपको SAS टूल्स। ठीक है, अब इसमें कुछ ओपन सोर्स भी आपको टूल्स मिलेंगे, कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ओपन सोर्स, जितने भी ओपन सोर्स होते हैं उनको आप सर्च करके और अपनी मशीन पे इंस्टॉल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। जैसा स्टैटिक में हमने देखा कि उसका नाम जो था वो बता रहा था कि वहां पे हमने कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया था, हमने जस्ट कोड को रिव्यू किया था। अब यहाँ पे नाम में क्या लगा हुआ है, डायनेमिक लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी इंटरनल जो हमारी फंक्शनलिटी है उसके बारे में हमको नहीं पता है। तो वहां पे हमने एक वर्ड यूज किया था, कौन सा, व्हाइट बॉक्स, क्योंकि हमको इंटरनल कोड के बारे में पता था, यहाँ पे हमको इंटरनल कोड के बारे में नहीं पता है। तो ये कैसी अप्रोच है, ये एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच है, यानी ये मान लीजिए पूरा प्रोजेक्ट है तो अंदर इसके क्या है इसकी हमें कोई भी नॉलेज नहीं है।
जस्ट हम यहाँ पे इनपुट देंगे और जो आउटपुट मिलेगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है ये। ओके, now they execute code and inspect it in runtime, detecting issues that may represent security vulnerabilities। तो यानी यहाँ पे जो भी एनालिसिस हमारी होगी कहाँ पे होगी, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, यानी ये प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो रन टाइम पे हम चेक करते हैं कि किस तरीके की कमियां उसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब किस तरीके के इश्यूज यहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं, लाइक क्वेरी स्ट्रिंग्स हो गई, रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की अब आपको नॉलेज है ही कि जब भी आप किसी सर्वर से रिक्वेस्ट भेजते हैं वहां से रिस्पॉन्स आता है। यूज ऑफ स्क्रिप्ट्स, मेमोरी लीकेज, कुकी सेशन, इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर से बता दिया गया होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स, डेटा इंजेक्शन, डॉम इंजेक्शन, तो इस तरीके की जो भी कमियां होती हैं वो रन टाइम में हमको पता लग जाती हैं। DAS tool can be used to conduct large-scale scan, simulating a large number of unexpected or malicious test cases and reporting on the application's response। अब यहाँ पे कुछ टूल है जो यूज किए जाते हैं, जैसे बगसूट हो गया। बगसूट का आपने यूज किया होगा पिछले लेक्चर्स में। तो बगसूट करता क्या है, एक प्रॉक्सी सर्वर के तरीके हमारा ब्राउजर और सर्वर के बीच में वेल पे बैठ जाता है, और जब भी कोई रिक्वेस्ट हम भेजते हैं तो बगसूट से होके जाती है, जहां पे हम रन टाइम पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही है और किस तरीके का रिस्पॉन्स वहां से आ रहा है। यानी रन टाइम पे हम उस प्रोजेक्ट को स्कैन करते हैं, चेक करते हैं। इसी तरीके से ओएस का ज़ैप अवेलेबल है, एक्विनेटिक्स अवेलेबल है, बहुत सारे तरीके के टूल्स सॉफ्टवेयर हैं जो डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इंटरेक्टिव एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो बेसिकली जो EAST है ये कॉम्बिनेशन है स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लस डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। यानी ये जो हमारी टेक्निक है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के ये बनी है। EAST tool are the evolution of SAST and DAS tools, combining the two approaches to detect a wider range of a security weakness। तो DAS tool की तरीके ये हमारी डायनेमिकली रन करती है और रन टाइम पे सॉफ्टवेयर को ये इंस्पेक्ट करती है कि उसमें किस तरीके की कमियां अवेलेबल हैं। However, they are run from within the application server, allowing them to inspect compiled source code like SAS tool do। तो ये क्या नाम है, हमारी सोर्स कोड को भी रिव्यू करती है, सोर्स कोड को भी एनालाइज करती है, जैसा हमारी SAS टूल्स टेक्निक करती थी। EAST tool can provide valuable information about the root cause of vulnerabilities and the specific line of code that are affected। तो EAST tool का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या है कि ये रूट कॉज यानी जो जड़ है समस्या की, ये वो हमको बताती है, यानी जो भी कमी है उसकी जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है वो बताती है। एंड द स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड दैट आर अफेक्टेड, और कौन सी ऐसी लाइन है जिसकी वजह से कमी आ रही है या जिसपे उसका असर दिख रहा है, ये वो भी हमको बताती है। दे कैन एनालाइज सोर्स कोड, डेटा फ्लो, कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड सुटेबल फॉर API टेस्टिंग। तो API टेस्टिंग के बारे में भी आपको क्या नाम है अंश जी ने बताया होगा। ठीक है, तो इन सब जगहों पे क्या नाम है ये हमें मदद करती है टेक्निक। देन एग्जांपल्स ऑफ EAST टूल इंक्लूड लाइक Contrast Security SS, Vera Code Interactive Analysis and HD Security। तो ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये सारे टूल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं EAST टेक्निक में, तो इनको भी आप गूगल कर सकते हैं, या अगर आपको कोई ओपन सोर्स टूल चाहिए तो आप जस्ट गूगल पे जाके लिख दीजिए ओपन सोर्स टूल रिलेटेड टू इंटरेक्टिव एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। देन नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो अभी तक पीछे जो हमने बात करी वो एप्लीकेशन से रिलेटेड थी, यानी जो वेबसाइट वाले टाइप के जो भी एप्लीकेशन थे, यानी जो वेबसाइट थी उससे रिलेटेड टेक्निक्स थी। अब अगर जैसे मोबाइल आप लोग सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे काफी लोग के पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, किसी के पास iOS से रिलेटेड होंगे, तो इस तरीके के आपके पास मोबाइल होंगे और उसमें हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं यूज करने के लिए। तो बहुत सारे एप्लीकेशन से आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, लाइक आप लोग जैसे जूम यूज कर रहे होंगे, व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, देन उसके बाद टेलीग्राम कर रहे होंगे। तो इनकी टेस्टिंग कैसे करी जाए, भाई ये भी तो हमारे इंटरनेट पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं टूल्स है, इनकी टेस्टिंग करना भी जरूरी है। इनकी टेस्टिंग नहीं करेंगे तो इनकी कमियां कैसे पता चलेंगी। उसके लिए टेक्निक बनाई गई है, दैट इज मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी
टेस्टिंग, यानी जो भी मोबाइल से रिलेटेड एप्लीकेशन है, अगर हमें उनकी टेक्निक यूज करना, उनकी टेस्टिंग करनी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? सो मैथ टूल कंबाइंस static analysis, dynamic analysis, and investigation of forensic data generated by mobile application. तो जो भी हमारे पास मैथ्स टेक्निक है वो किस किसका कॉम्बिनेशन है? सेस्ट का प्लस डेस्ट का प्लस फॉरेंसिक। ठीक है, अब फॉरेंसिक क्यों जरूरी है भाई? सेस्ट के बारे में आपको पता है कि कोड का रिव्यू कर रहे होंगे, हम कोड के बारे में समझ रहे होंगे, व्हाइट बॉक्स अप्रोच है। डेस्ट के बारे में आपको पता है, कोड हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे और उसको रन टाइम पे चेक करेंगे उसमें क्या कमी है। और इसी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके फोन में कुछ लॉग बना रहा होगा या डेटा जनरेट कर रहा होगा, तो वो जो डेटा होता है या वो जो लॉग होते हैं उससे भी हमें काफी मदद मिलती है समझने में कि जो एप्लीकेशन है उसका क्या बिहेवियर है, वो किस तरीके की हरकत हमारे फोन में कर रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए काफी जरूरी है। या कोई अपराध जब हो जाता है, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो यही जो डेटा होता है ये हमको मदद करता है समझने में कि हमारे फोन में किस तरीके की गतिविधियां हुई हैं, किस तरीके की हमारे फोन में एक्टिविटीज परफॉर्म करी गई हैं। तो जो मैस्ट हमारी टेक्निक है वो कॉम्बिनेशन है सेस्ट, डेस्ट एंड फॉरेंसिक का। एंड इन addition, address mobile specific issues like jailbreaking, malicious Wi-Fi network and data leakage from mobile devices. तो ये जो टेक्निक होती है इन सब चीजों के बारे में भी बताती है कि कोई अगर ट्रैफिक है, मैलिशियस ट्रैफिक हमारे फोन में आ रहा है तो वो क्या है, अगर कोई डेटा लीक हो रहा है तो वो क्या है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए टेक्निक यूज करी जाती है। Now next is a software composition analysis. SCA is a security practice that involves scanning and analyzing the software dependencies and third-party components used in an एप्लीकेशन। तो बेसिकली इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसीज हैं एंड थर्ड पार्टी जो हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं उस सॉफ्टवेयर में, उसकी स्कैनिंग के लिए यूज किया था। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई XYZ सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, अब काफी कोड इसका मैंने खुद लिखा, कुछ मैंने इसमें क्या किया है कि थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स यूज किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें पेमेंट गेटवे लगानी है तो हमने कोई थर्ड पार्टी जो टेक्निक थी उसका यूज किया पेमेंट गेटवे के लिए, या मुझे कुछ SMS किसी को भेजने हैं उस पोर्टल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो वहां पे मैंने थर्ड पार्टी कहना है कोई कंपोनेंट यूज किया। या फिर इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी मशीन पे कुछ डिपेंडेंसी की जरूरत है कि अगर ये इंस्टॉल होगा तभी हमारा ये सॉफ्टवेयर चलेगा। तो ये सब चीजें जो हैं इनकी भी स्कैनिंग जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सुरक्षित हो लेकिन इनकी वजह से हमारे कल पे सॉफ्टवेयर पे अटैक हो जाए। तो ये जो थर्ड पार्टी हम कल पे लाइब्रेरीज यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इनकी एनालिसिस, इनकी भी स्कैनिंग जरूरी है। Enterprise applications can use thousands of third-party components which may contain security vulnerabilities. तो जो भी enterprise applications होते हैं उसमें बहुत सारी क्या नाम है थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से कुछ vulnerability हो सकती है। SCA help understand which component or version are actually being used, identify the most severe security vulnerabilities affecting those components and understand the easiest way to remediate them. तो हमारा जो ये टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज इनको समझने में और उनकी वजह से क्या vulnerabilities हो सकती है हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब ये कुछ अवेलेबल हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है, इसमें हर गलते कैटेगरी में बहुत लंबी लिस्ट है टूल्स की, तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं जो सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। तो आप गूगल करके इनको ढूंढ सकते हैं, इनके बारे में और आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारी लास्ट जो टेक्निक है वो टेक्निक है हमारी रन टाइम एप्लीकेशन सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज हो गया है सेल्फ प्रोटेक्शन और रन टाइम। तो रन टाइम एप्लीकेशन क्या समझ में आता है कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा तो उस समय टेक्निक काम कर रही होगी, और सेल्फ प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि ये अपने आप को खुद सुरक्षित कर रही होगी। ठीक है, यही मतलब है। तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इस टेक्निक किस तरीके की है,
तो RASP टूल इवॉल्व फ्रॉम SAST, टेस्ट एंड YAST। तो बेसिकली जो RASP है वो कॉम्बिनेशन है हमारा SAST प्लस डेस्ट प्लस YAST। एक चीज इसमें और जो ऐड करी गई है वो क्या है, सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा पीछे कि पीछे कई जगह पे मैंने लिखा था कि ये कॉम्बिनेशन है सेस्ट का, टेस्ट का और YAST का, तो इतना तो इसमें है ही, लेकिन इसके साथ में इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन भी है, जिसकी वजह से ये बाकी टेक्निक से अलग है, यानी ये अपने आप को खुद से सुरक्षित कर सकती है। तो बेसिकली दे आर एबल टू एनालाइज एप्लीकेशन ट्रैफिक एंड यूजर बिहेवियर एट रन टाइम टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स। यानी इसमें जो भी एनालिसिस होती है वो रन टाइम पे होती है, यानी जो भी ट्रैफिक है, अगर कोई एप्लीकेशन हमारा यूज एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या है, इंटरनेट को यूज करता है, बिना इंटरनेट के तो चलता नहीं है। अब इंटरनेट को यूज कर रहा होगा तो फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल डिवाइस है, इसके अंदर आपका व्हाट्सएप चल रहा है, तो इंटरनेट से कुछ ट्रैफिक इससे बाहर जा रहा होगा और कुछ ट्रैफिक इससे अंदर आ रहा होगा। तो ये जो ट्रैफिक है ये इस ट्रैफिक को एनालाइज करता है, ठीक है, और यूजर बिहेवियर एट रन टाइम, तो जो भी यूजर का बिहेवियर है रन टाइम पे ये उसको एनालाइज करता है, और अगर कोई इसको साइबर थ्रेट दिखता है तो उसको डिटेक्ट भी करता है, उसको रोकने की कोशिश भी करता है। So, like the previous generation of tool, RASP has visibility into application source code। जैसा मैंने बताया कि पिछले जैसे टूल्स थे उसके तरीके ये सोर्स कोड पे भी काम करता है, ठीक है, वीकनेस और वल्नरेबिलिटी बताता है। एक स्टेप ये आगे और काम करता है, ठीक है, कि केवल ये क्या नाम है जनरेट नहीं करता है अलर्ट, ये साथ में उसको रोकने की कोशिश भी करता है। RASP tool integrate with application and analyze the traffic at runtime and cannot only detect and warn about the vulnerabilities but actually prevent the attacks। तो यानी अटैक को ये रोकने की कोशिश भी करता है। Having this type of in-depth inspection and protection at runtime makes SAST YAST much less important, ठीक है, making it possible to detect and prevent security issue without costly development। तो मतलब ये जो इसका एक फीचर है इस टेक्निक का, RASP का, यानी सेल्फ प्रोटेक्शन, इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बाकी टेक्निक से ज्यादा है, क्योंकि बाकी टेक्निक क्या करते हैं, जस्ट केवल आपको डिटेक्ट करके बता देंगे कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, लेकिन ये रोकने की कोशिश भी करता है रन टाइम पे, तो इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, लाइक वीरा कोड, रन टाइम प्रोटेक्शन, Contrast Security Protect Screen, then Varatech Application Security for Java and .NET and PrevoD। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं हमारे जो यूज किए जाते हैं रन टाइम एप्लीकेशन सेल्फ में प्रोटेक्शन में। तो ये कुछ टेक्निक्स, अब आप जितने भी टूल्स पिछले अपने लेक्चर्स में सुने होंगे या आप भविष्य में आगे जब आप काम करेंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में या स्कैनिंग में, एनालिसिस में, तो जो भी आप टूल्स के बारे में देखेंगे या सुनेंगे या काम करेंगे वो किसी ना किसी एक टेक्निक में इसी में से होगा, ठीक है। अगर वो कोड को रिव्यू कर रहा होगा तो वो SAST में आ रहा होगा, अगर वो रन टाइम पे चेक कर रहा होगा तो वो डेस्ट में आ रहा होगा, अगर वो सेल्फ प्रोटेक्शन भी कर रहा होगा तो वो RASP में आ रहा होगा, अगर वो मोबाइल से रिलेटेड है तो मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में आ रहा होगा वो, ठीक है। तो जो भी टूल्स आप यूज करेंगे भविष्य में या टेक्निक यूज करेंगे वो इसी कैटेगरी में से आती है। तो ये भी मतलब एक जरूरी लेक्चर था आपको बताना कि कितनी हमारी कैटेगरीज होती हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में, ठीक है, और क्या क्या टेक्निक्स हमारी होती हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको क्या नाम है टेस्टिंग टेक्निक यूज करनी है तो कौन सी आपके लिए टेक्निक बेस्ट है और आपको एक अच्छा रिजल्ट वो दे सकती है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को और उसके साथ में इस मॉड्यूल को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये आपका 4th मॉड्यूल है, इसके बाद जो आपका मॉड्यूल स्टार्ट होगा वो हमारा 5th मॉड्यूल स्टार्ट होगा।